वेस्ट बैंक में नाब्लस और बेथलेहम में दो बड़े कन्फ्रंटेशंस आज की एक खबर है। उसके बाद गाजा में क्या हुआ? गाजा में इजरायली बम्बार्डमेंट फिर से शुरू हुआ। कल गाजा के सिविलियंस मारे गए थे, शहीद हुए थे। आज भी दो गाजा के सिविलियंस शहीद हुए। उसके अलावा जो गाजा में एक बड़े पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस के कमांडर का जो असैसिनेशन हुआ, रईद सईद का, अब रईद सईद के असैसिनेशन से पूरा का जो गाजा सीज फायर है वो खतरे में आ गया। उसके बाद जो चौथी बड़ी खबर वो सीरिया से आ रही है कि सीरिया में भी 2 दिन पहले एक हमले में 2 अमेरिकन सोल्जर्स मारे गए थे पामिरिया में। अब यहां पर पूरा जो मामला है वो बड़ा अजीब सा है, क्योंकि उसमें अल जुलानी के भी लोग उसमें शामिल हैं, उसमें वो लोग हैं, आईसिस के भी लोगों के शामिल होने की बात हो रही है। आईसिस का अमेरिका से कनेक्शन है कि अल जुलानी से कनेक्शन है। अरे वो बहुत बड़ा एक हॉर्नेट्स नेस्ट एक तरह से खुल गया। उसके बाद लेबनान में आज फिर से जो लेबनीज आर्मी थी उसके पास इंटरनेशनल इंस्पेक्टर्स आए ये सुनने के लिए कि कैसे लेबनीज आर्मी हिजबुल्लाह को डिसार्म नहीं कर सकती, फिर भी उसने इजराइल के वायलेशंस क्या क्या है सोचिए, इसको सुनने आ रहे हैं। और अभी जो पूरी बात चल रही है ट्रंप और नेतन्याहू में, बहुत ज्यादा तल्खी की एक स्थिति है। और इस तल्खी की स्थिति का पूरे गाजा में, फिलिस्तीन में क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी भी हम चर्चा करेंगे। ईरान को लेके भी बड़ी खबरें आ रही हैं और ईरान ने जो डेटरेंस एस्टैब्लिश किया है उसके पीछे का पूरा राज क्या है। अब आगे बढ़ने के पहले आप ये वीडियो देखिए, ये वेनेजुएला से है। बीच में देखिए वेनेजुएला के प्रेसिडेंट मदुरो अपने बर्थडे में केक काट रहे हैं, लेकिन वो जो शॉल एक या गमछा पहने हैं वो पैलेस्टीनियन कफाया है। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद देखिए जो दूसरा वीडियो वेनेजुएला से ही संबंधित एक और वीडियो है। This escalation of potential military action against Venezuela is one of the most dangerous steps by presidents in recent history. It threatens to embroil our troops on the ground in active conflict, and it will be a quicksand for our military if this escalation continues. और इस वीडियो में जो ट्रंप के सामने सबसे बड़ा डिलेमा है कि वो कैसे वेनेजुएला पे अटैक करे, क्योंकि ट्रंप जिस प्लान पे चुनाव लड़ा था कि अमेरिका को वो युद्धों में नहीं फंसाएगा और अमेरिकन ट्रूप्स नहीं भेजेगा, और ये जो अभी आपने सुना ये कांग्रेसमैन है ब्लूमेंथल, और ये इसी बात को कह रहे हैं कि अमेरिकन ट्रूप्स अगर गई वहां तो फंस जाएंगे, और अगर अमेरिकन ट्रूप्स नहीं गई तो फिर इतना बड़ा जो माहौल बनाया है। फिर वही बात थी कि साइकोलॉजिकल एक वॉरफेयर से ये चाह रहे थे वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट है मदुरो वो कुर्सी छोड़ दे। ईरान के साथ तो साइकोलॉजिकल ही नहीं बल्कि जो पूरा युद्ध की घोषणा हो गई थी, मार दिया था। 28 से ज्यादा ईरान की टॉप लीडरशिप को मार दिया था, मिलिट्री और पॉलिटिकल दोनों। और फिर आपको याद होगा 12 दिन के युद्ध में ट्रंप ने कहा था खामनेई साहब से कि तुम कि मतलब सरेंडर करो, ऐसी भाषा इस्तेमाल की थी बदतमीजी वाली, सरेंडर करो। और अभी और वेनेजुएला में तो ये लोग वो भी नहीं कर पा रहे हैं, कुछ स्ट्राइक भी नहीं कर पा रहे हैं उस तरह से। तो ये देखिए पूरा जो प्रोजेक्ट है अमेरिका इजराइल का, ये देखिए बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस का शिकार है। ट्रंप ने उन कॉन्ट्रडिक्शंस को कुछ हद तक बाहर लाया, कुछ हद तक वो उसी की लाइन जो टो करने की कोशिश करता है कि नहीं अमेरिकन डोमिनेंस बनी रहे, लेकिन फिर अंतर्विरोध सामने आ जाते हैं और उसको गाजा पीस प्लान जैसे एक स्टेप्स लेने पड़ते हैं। उसके साथ साथ और भी बताएंगे कि कहां पर जाके अब मामला फंसा है, क्योंकि सेकेंड फेज में जाना लगभग असंभव है गाजा में, और ये सारी संभावना है कि फिर से युद्ध कहीं ना कहीं शुरू होगा। तो चलिए हम सीधे आते हैं कि वेस्ट बैंक में देखिए जो 2 जगह जो एक आज क्लैशेस हुए और उसके कुछ विजुअल भी आप देख सकते हैं। वो बेथलेहम में हुसान एरिया और नाब्लस में बेत फरूक, 2 क्लैशेस मैं बता रहा हूं जो बड़े लेवल के। वैसे करीब 27 जगह से रेजिस्टेंस की खबर आ रही, और ये जो पूरा रेजिस्टेंस बढ़ रहा है इसको लेके इजराइल का कहना है कि ये जो फिर ये जो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है जो मास लेवल पे, उसके अलावा जो इंडिविजुअल रैमिंग ऑपरेशंस हो रहे हैं अब तो लगभग हर दिन हो रहा है। आज भी एक खबर आई है,
अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन हिब्रोन से खबर आई कि एक रैमिंग ऑपरेशन वहां उसकी कोशिश हुई। अब हर जगह हर दिन इस तरह के इंडिविजुअल रेजिस्टेंस एक्शंस होंगे, और हमने आपको बताया था कि इंडिविजुअल रेजिस्टेंस एक्शंस एक नए तरह का खतरा प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि वो उसको एंटिसिपेट नहीं कर सकता है, कोई उसका पूर्वानुमान नहीं लगा सकता है। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ी समस्या है इजराइल के लिए, और वो कह रहे हैं इस बात को कि हम लोग कैसे इसको लड़ें, हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो हर तरफ की बात को आपको सुनना चाहिए, देखना चाहिए। यही अमरीश मिश्रा चैनल का अमरीश मिश्रा स्पीक्स में कहने वाला था, वो तो अभी डिमोनेटाइज्ड है। लेकिन ये देखिए, जो ये वीडियो मैं बना रहा हूं, इसको आप अंत तक देखिएगा, और इसको आप इस लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट करना मत भूलिएगा। इस समय देखिए आपकी मदद की खास तौर पे बहुत जरूरत है। अब यहां पर देखिए जो एक और बात जो सामने आ रही है कि गाजा में अभी तक जो सीज फायर जब से हुआ है तब से 393 गाजा के सिविलियंस यहां पर शहीद हो चुके हैं, और ये सीज फायर 11 अक्टूबर 2025 को हुआ था। 1068 इंजरीज हो चुकी हैं, और 632 लोग ऐसे हैं जो मलबों के नीचे दबे थे 11 अक्टूबर के बाद, और उनको रेस्क्यू किया गया है। गाजा की स्थिति देखिए अभी भी विकट बनी हुई है, और वहां पर पानी जो है वो कुछ जगहों पर बढ़ता जा रहा है, और उन जगहों को फिर खाली करना होगा। उन जगह के टेंट्स का क्या होगा, विजुअल्स देख सकते हैं। उन जगह के टेंट्स का वहां पर मिनिमम नीड्स जो एक इंसान को सर्वाइव करने के लिए चाहिए, वो नहीं वहां पर उपलब्ध हो पा रही है, और उसमें बार बार लोगों को शिफ्ट करना पड़ा है। तो ये देखिए एक बहुत बड़ा ड्रेन पैलेस्टीनियन जो सिविल डिफेंस है गाजा का, उसके रिसोर्सेज पर है। फिर पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस उधर इजराइल से एक लगातार एक युद्ध जैसी स्थिति बनी ही हुई है सीज फायर के बावजूद, और एक इजराइल रेजिस्टेंस के बड़े कमांडर रईद सईद को वहां पर असैसिनेशन ही 2 दिन पहले हो गया। तो ये जो सारी चीजें, और इस पे रेजिस्टेंस ने कहा कि वी हैव द राइट टू रिस्पॉन्ड, कि हम इसका हम रिस्पॉन्स देंगे। और अब आप देखिए जो ऑस्ट्रेलिया में घटना हुई है, उसको इस रूप में इजराइल ने दिखाने की कोशिश की कि जो हिजबुल्लाह ने कहा था, जब अभी रिसेंटली जब हिजबुल्लाह के कमांडर तबई का जो असैसिनेशन इजराइल ने किया था, तो इजराइल ने कहा कि हिजबुल्लाह ने उसका बदला लिया है सिडनी में। उसके बाद ईरान को ब्लेम किया। अब कहीं पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस को ना ब्लेम कर दे। और यह भी नेतन्याहू ने कह दिया कि ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर को मैंने कहा था कि एंटी सेमाइटिज्म बढ़ रहा है और इस पे एक्शन लो, और उसने एक्शन नहीं लिया। और ऑस्ट्रेलिया का जो प्राइम मिनिस्टर है एंथनी एल्बनीज, उसने साफ साफ कह दिया है, उसने कह दिया है कि आई डोंट सी द कनेक्शन बिटवीन। अब अच्छा, ये भी नेतन्याहू ने कहा कि जो फिलिस्तीनी राज को जो रिकग्नाइज किया है ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने, उसने किया था अभी जब सब कर रहे थे यूरोपियन देश, तो जो रिकग्नाइज किया उसकी वजह से ये हुआ। तो उसके प्राइम मिनिस्टर ऑस्ट्रेलिया के, उसने कहा कि आई डोंट सी द कनेक्शन। इसमें रिश्ता क्या है कि अगर ऑस्ट्रेलिया ने फिलिस्तीन को रिकग्नाइज कर लिया और ये जो अटैक हुआ है, इसमें क्या रिश्ता है। अब ये देखिए एक बड़ा सवाल यहीं पर उठ जाता है, और इसको लेके पूरी दुनिया में जो एक इजराइल प्रचार फैलाना चाहता है, मैंने कल वीडियो में दिखाया था आपको कि इस्लामोफोबिया वो फैलाना चाहता है सारे। तो अब एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये जो हुआ है उसको मोसाद के कुछ लोगों ने करवा दिया। ये हो सकता है, संभव है, पहले हो चुका है। और ये देखते हुए कि इस समय एक और एंटी मुस्लिम माहौल बनाया जाए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये भी है कि ये जो एक इजराइल के जो क्राइम्स हैं जो गाजा में, उससे जो गुस्सा बढ़ा है, उसका भी ये नतीजा हो सकता है, कुछ भी। तो ये जो सारी बातें देखिए, सारे पर्सपेक्टिव सामने आने चाहिए, और मैं आपके सामने सारे पर्सपेक्टिव रख रहा हूं, क्योंकि देखिए वहां पर कुछ लोग जो सिडनी की शूटिंग में जो मारे गए, उसमें शवाद ग्रुप के अब शवाद इंडिया में भी है, बहुत जगह है शवाद, जो रिलीजियस एक हरीदी ज्यूस का मूवमेंट है जो बहुत फियर्स है, जो एंटी पैलेस्टीनियन है और किसी भी तरह से फिलिस्तीनियों को वहां से हटाना चाहता है, लेकिन खुद आर्मी में नहीं जाना चाहता। तो उसको लेके इजरायली सोसाइटी में संघर्ष की स्थिति पैदा हुई।
तो ये जो पूरी एक ये जो पूरा सिनारियो है कि कुछ भी हो सकता है, कोई भी इस तरह की परिस्थिति यहाँ पर जो सिडनी की शूटिंग हुई है वहाँ पर पैदा हो सकती है। और इस तरह की शबाद ऑर्गेनाइजेशन पूरे विश्व में फैले हुए हैं, कई देशों में, सैकड़ों की संख्या में। तो अब ये है कि अब एक आर्टिकल्स आए हैं बाकायदा इजरायली न्यूज़पेपर्स में, वेबसाइट्स पे, मारिफ पे, वल्ला पे, हारेट्स में भी, जिसमें ये कहा गया है कि इजराइल कैसे इस चीज से लड़े, ये जो हेट्रेड पैदा हो रही है इजराइल के प्रति पूरी दुनिया में। और वो केवल, और उन लोगों ने नहीं कहा है, इजरायली नहीं कहते हैं कि ये मुस्लिम्स फैला रहे हैं, वो कह रहे हैं जनरल जो फैल रही है, मतलब इजरायली जो अखबार हैं वो, उन्होंने नहीं कहा, ये नेतन्याहू बार बार इस तरह का पूरी एक नैरेटिव को पुश करता है। तो ये भी इंटरेस्टिंग। अच्छा, इनका कहना है कि ये मोसाद का की एक स्पेशल यूनिट होती है बेतूस करके, जो इंटरनेशनल लेवल पे ऐसी चीजों को कम्बैट करती है, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा। ये यूरोपियन गवर्नमेंट्स और जो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड टाइप देश हैं, इनकी गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। लेकिन इनकी गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करोगे तो अफ्रीका की गवर्नमेंट के साथ नहीं करोगे, एशिया की गवर्नमेंट के साथ नहीं करोगे, इसका क्या मतलब है? तो ये जो देखिए आप, असंभव बात, मूल बात क्या है कि ये असंभव है जो कर दिया है गाजा में, जो 70,000 से ऊपर लोग शहीद हो गए, जिसमें 25 से कोई 30% कहता है, कोई 35% कहता है, कोई 40% और महिलाएं और बच्चे थे। और उसका भाई, उसका तो होगा ना, एक रिएक्शन होगा। उस रिएक्शन को तुम कैसे देखोगे? अब रिएक्शन में तुम ये कह सकते हो कि नहीं हमारे लोग भी घुसे हैं और हम भी ये करवा रहे हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन एक रिएक्शन जो होगा जिसको लेके ये कह रहे हैं कि हम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, हमें डीलिंग अच्छी नहीं। अच्छा, नेतन्याहू की भी आलोचना की इन लोगों ने, कहा कि जो सिडनी की शूटिंग हुई और ये अपना पॉलिटिकल कार्यक्रम कर रहे थे, नेतन्याहू के भाई के नाम पे कोई पता नहीं बिजनेस या कोई सरकारी संस्थान खुला था, क्या खुला था, तो उसके इनॉग्रेशन में नेतन्याहू चले गए। इसको लेके भी वहां पर बवाल मचा हुआ है इजराइल में। तो अब ये भी देखिए, ये भी पूरा एक सिनारियो है, मतलब अंदर से इजराइल की कोई स्थिति मजबूत कहीं से भी नहीं है। ये हमारा एक मुख्य पहलू है जो हम बता रहे हैं। उसके बाद आप देखिए, जो लेबनान में पूरा मिलिट्री एम्बेसडर्स कई वेस्टर्न कंट्रीज के, वो टायर जो एक शहर है लेबनान में, वहां पहुंचे साउथ लेबनान में, और इस चीज को देखने की लेबनीज आर्मी ने हिजबुल्लाह को डिसार्म कितना किया, इजरायली वायलेशंस क्या है। और वहां पर भारी नैरेटिव ये हो गया कि इजरायली वायलेशन ज़्यादा है। ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है। फिर सीरिया और लेबनान के बीच गोली भी चली। ये एक सीरियन मशरफा एरिया है हर्मल, नॉर्थ ईस्ट ऑफ लेबनान में, जहां पर गोली भी चली। और कल की घटना है, काफी देर तक उसमें कौन जिम्मेदार है, क्या उसके पीछे की पूरी राजनीति है, ये अभी उतना साफ नहीं हुआ है। फिर इजरायलियों ने कुछ ड्रोन्स भी आज लेबनान में आयतरॉन में स्ट्राइक करने की कोशिश की है, लेकिन उसमें कोई मारा नहीं गया। उसके बाद देखिए, जो ईरान ने भी कहा है कि हम हिजबुल्लाह को सपोर्ट करेंगे, रीअफर्म किया अपना सपोर्ट। अब देखिए, वो जो सीरिया वाली घटना, उसमें आप ये फोटो देखिए, ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर में जो राउंड बना हुआ है, जिस आदमी की शक्ल है, और ये देखिए अल-शरा भी इस पिक्चर में है, ये आदमी है जिम्मेदार जिसने 2 दिन पहले 2 अमेरिकन ट्रूप्स को मार डाला, मतलब सुसाइड बॉम्बिंग कर दी। अब इस आदमी का इतिहास क्या, इसका नाम अभी तक नहीं पता है, लेकिन इसका बड़ा इंटरेस्टिंग इतिहास है। ये सिक्योरिटी ऑफिसर था अभी तक, 2 दिन पहले तक अल-शरा की गवर्नमेंट में, और इसने जो है पामिरिया में 2014 में एक हमला किया था, जिसमें ये आईसिस की तरफ से हमला किया, आईसिस का आदमी था। फिर जब आईसिस एलेप्पो से हट गया, तो ये आदमी ये रक्का में चला गया, और रक्का में इसने ये घुस गया। फिर जब रक्का से आईसिस हटा, तो उसके बाद ये रेगिस्तान में, सीरिया के रेगिस्तान में गुम हो गया। फिर ये उभरता है जब अभी दिसंबर 2024 में, तब का गायब हुआ, 2016 वगैरह, अभी दिसंबर 2024 में उभरा, जब असद की रिजीम गिरने लगी और पूरी फोर्स आई, तो ये उभरा। तो मतलब आईसिस के लोग अल-शरा के साथ हैं,
जो ईरान कह रहा था वो सही है। अच्छा, अब इन लोगों ने क्या किया कि पामीरिया, आप देखिए बड़ी अजीब सी चीज है, ये खौफनाक भी है, हास्यास्पद भी है, इसमें दोनों पहलू हैं। तो पामीरिया में इसने एक हाई रैंकिंग अमेरिकन ऑफिसर्स की और अल-शरा की सिक्योरिटी फोर्स की कोऑर्डिनेशन मीटिंग चल रही थी, जिसमें कुछ अमेरिकन गार्ड्स ये अंदर इसने घुसने की कोशिश की और इसके दिख नहीं रहा था, लेकिन अंदर से ये कुछ बॉम्बिंग की वेस्ट पहने हुआ था। अमेरिकन जो गार्ड्स हैं उन लोगों ने रोका इसको, तो इसने वो डेटोनेट कर दिए बॉम्ब और उसमें दो अमेरिकन सोल्जर्स मारे गए। अब इसको लेके बवाल मचा हुआ है। अब ये देखिए कलई भी खुल जाती है अमेरिका की कि तुम तो जानते थे कि आईसिस, तुम्हारे खुद के लोग जब मारे जा रहे हैं आईसिस से, तुमने आईसिस खड़ा किया, फिर खड़ा कर रहे हो। अब पता नहीं, देखिए यही सब चीजें, लेकिन उसमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस चीज से नाराज हैं, जिस तरह से अमेरिका ने उनको इस्तेमाल किया, आईसिस में भर्ती कराया, फिर आईसिस को मारा। तो इससे नाराजगी उनकी अमेरिका के खिलाफ निकल रही, हम उनके साथ नहीं है। लेकिन एक बात मैं कह रहा हूं कि ये जो लोग हैं, ये देखिए खुद जो अमेरिका ने एक ईविल क्रिएट किया वो अमेरिका की तरफ आ रहा है ना, ये तो इससे पूरा साफ होता है इस पूरी घटना से। अच्छा, अब इसके बाद देखिए जो एक ईरान में के जो आर्मी चीफ हैं, मेजर जनरल अमीर हतामी, इन्होंने कहा है कि जो हमने डिटरेंस का एक लेवल स्टैब्लिश किया है वो केवल टेक्निकल या कोई टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट तो है ही, लेकिन केवल वो नहीं है। इसमें जो है एक जो हमारी स्पिरिट ऑफ सेक्रीफाइस है और हमारी जो आइडियोलॉजी है रेजिस्टेंस की, उसकी बहुत बड़ी भूमिका है कि हमारा जो डिफेंस है ईरान का, वो केवल ईरान का डिफेंस नहीं है। जब हम ये कहते हैं कि हम ईरान को डिफेंड कर रहे हैं, तो केवल ईरान का ये डिफेंस नहीं है, ये दुनिया में सारे मजलूमों के जो हक का सवाल है उसका डिफेंस है पूरे। और यहां तक उन्होंने कहा कि जो इस समय जो सरमाएदार ताकतें हैं, जो इंपीरियलिस्ट फोर्सेस हैं, जो ऑपरेसर्स हैं, इनके खिलाफ बोलने वाला कोई नहीं, और अगर ईरान नहीं खड़ा होगा तो कौन खड़ा होगा। ये देखिए, ये जो स्पिरिट है सैक्रिफाइस की, रेजिस्टेंस की, और ये कहना कि हम यही सब चीजें, देखिए एक समय कोल्ड वॉर के समय चाइना, उसके पहले स्टालिन के समय रशिया, इनको एक मजबूत स्तंभ बनाया था, इसने बनाया था, और आज वो ईरान वो भूमिका निभा रहा है। और ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। उसके बाद जो रशिया यूक्रेन फ्रंट पे एक बड़ा जो 130 ड्रोन्स का हमला कल यूक्रेन ने रशिया पे किया था, और कैस्पियन सी के थ्रू वो पूरी तरह से उसमें 95% ड्रोन्स रशिया के एयर डिफेंस ने मार गिराए। एक रशिया का सिटीजन घायल हुआ, लेकिन जो रोस्तोव ओब्लास्ट, जहां थोड़ा बहुत उसका इंपैक्ट हुआ, उसके जो गवर्नर है उन्होंने पूरा साफ किया कि हम लोगों ने किस तरह से ये जो फिक्स्ड विंग ये जो ड्रोन्स हैं यूक्रेन के, और कई बार इस तरह से ड्रोन्स, जब भी अभी ट्रंप के पीस डील की बात हो रही है रशिया यूक्रेन, तो फिर यूरोप उसको उकसा देता है कि मारो, और ये इसमें कुछ फायदा नहीं होता, इसमें यूक्रेनियन ही मरते। ड्रोन इनका अटैक उधर असफल हुआ, इधर रशिया ने जो पूरा डोनबास रीजन है यूक्रेन का, जो लगभग रशिया ने पूरा कब्जा कर लिया है, रशिया और आगे बढ़ गया। और इसी के साथ साथ जो एक बाकी जैसे ताइवान वगैरह की पूरी जो एक सिचुएशन है, वहां पर भी यही स्थिति है कि वो चाइना को प्रोवोक करता है अमेरिका, फिर चाइना रिटेलिएट करता है। और अब तो आज तो ये खबर आई, जिसको मैं कल डिटेल में बताऊंगा आपको, कि चाइना के पास जो हथियार हैं उससे अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर्स, जो पीट हेजगेट अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर कह चुके थे, कुछ दिन पहले मैंने वीडियो भी दिखाया था, तो वो चाइना के हाइपरसोनिक मिसाइल्स के आगे अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर्स खड़े नहीं हो सकते। तो ये देखिए आज की खबरें थी, कल मैं फिर हाजिर हूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत।